मेरा नाम है शुभम। अच्छा चलो ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या है फिजिक्स का। लाइफ साइंस है लेकिन हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। ठीक है, तो इसका जो है ये सिलेबस क्या है। सिलेबस है पूरा फिजिक्स, 11th-12th का पूरा फिजिक्स, विच इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों पढ़ेंगे भाई हमको इतना कुछ बायो में पढ़ना है। 10 मॉड्यूल्स है ना आपके पास, कितने हैं, 9 या 10 मॉड्यूल, 9 या 10 मॉड्यूल्स हैं आपके पास और एक से एक मॉड्यूल है। ठीक है, तो उसके अलावा इतना कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम शॉर्टकट तरीके से पढ़ें, चीज़ों को शॉर्टकट में लेके चलें, कॉन्सेप्ट को छोटे में समझें, उसको अप्लाई करना डेली डेली सीखें, डेली आधा 1 घंटा। अभी देखो, अभी शुरू के 3-4 महीने 1 घंटे ही तो एक्स्ट्रा, 1 घंटे तो निकाल सकते हैं ना। क्योंकि सोचो उससे आपकी लाइफ बदलने वाली है। आप ये सोच के चलो, आपके पास अगर सही तरीके का मोटिवेशन है तो आप निकाल लोगे टाइम, मोटिवेशन नहीं है तो फिर आप फंसोगे। ठीक है, तो आप निकाल लोगे। अगर आपका एडमिशन हो गया तो फिर सोचो वारे न्यारे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पूरा फिजिक्स, स्टार्टिंग विद 5 पार्ट है। हालांकि देखिए कवर करा दूंगा मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीवाईक्यूज लगवा देंगे और जो भी टेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, जहां से भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इट्स फिजिक्स। फिजिक्स में जब तक खुद से ना सॉल्व करो, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको घर पे जाके भूल जाएगा, आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। बोर्ड पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लगेगा ये तो बहुत इजी है, घर जाकर कुछ आ ही नहीं रहा है। गॉट इट? ऐसा हुआ है? ठीक है, ऐसा हुआ है, इसीलिए तो फिजिक्स छोड़ा है। ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ नहीं होता है, मैं समझ सकता हूँ। मैंने अराउंड 5 साल तक फिजिक्स पढ़ाया है। ठीक है, 11th-12th CUET UG IIT जैम को भी पढ़ाया है और नीट के बच्चों को भी पढ़ाया है, तो मैं समझ सकता हूँ जी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेसिक। देखिए 5 पार्ट हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, हाँ थर्मोडायनामिक्स, आपका EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पूरा आता है इसमें, इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी बोलते हैं EMT। आपका आ जाएगा ऑप्टिक्स, एंड देन आपका आ जाएगा मॉडर्न फिजिक्स, जो कि आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नीट की तैयारी करी है तो आपने जरूर पढ़ा होगा। इसी को थोड़ा रिब्रश करते हैं, हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं। ठीक है, चलिए बेसिक मैथमेटिक्स से शुरू करते हैं फिजिक्स के। स्टार्ट करेंगे हम मैथ्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, क्योंकि बिना मैथ्स के आगे बढ़ेंगे नहीं हम। तो मैथ्स ऑफ फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे कौन सा। सबसे पहले आएगा हमारा वेक्टर। एक कंप्लीट टॉपिक है, हालांकि इसके पहले आप यूनिट एंड डायमेंशन वगैरह भी पढ़ते हैं। ठीक है, बट हम सोच रहे हैं कि वेक्टर से शुरू करते हैं। एक बेसिक मैथमेटिकल आपका टॉपिक चल जाएगा, बाकी हम बाद में देख लेंगे। ओके,
तो वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो वेक्टर एडिशन आपका पूरा 11 12 में पूरा काम आएगा, यहां से लेकर के आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स तक इसको यूज करोगे, मैकेनिक्स में तो करोगे ही करोगे, राइट? ठीक है, वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और वेक्टर लॉज को फॉलो करता है, राइट? ठीक है, जैसे दो क्वांटिटीज होती हैं, कौन कौन सी? एक होता है वेक्टर और दूसरा होता है स्केलर। वेक्टर के पास क्या है? मैग्नीट्यूड है और क्या है? डायरेक्शन है। स्केलर के पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। लेकिन देखो वेक्टर में एक प्रॉब्लम यहां पे है कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो करंट का मैग्नीट्यूड तो होता ही है, किससे मेजर करते हैं? एम्पियर से, राइट? करंट का डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है? ऑब्वियसली करंट किसी एक डायरेक्शन में तो फ्लो करेगा। करंट ऐसे फ्लो करता है, आपने वायर में देखा होगा, एडिशन किया होगा आपने, जिसमें किरचॉफ लॉ वगैरह लगाते हैं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, डिवाइड ऐसे कर रहे हैं वगैरह वगैरह, करते हैं ना किरचॉफ लॉ में, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पे करंट है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो क्या ये वेक्टर है? आंसर इज नो। इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेक्टर लॉ कहता है कि अगर कोई चीज ऐसे जा रही है, लेट से इसका मैग्नीट्यूड x है और इसको मैंने 90 डिग्री पे ऐसे फोल्ड कर दिया और इसका भी मैग्नीट्यूड x है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, दिस रिजल्टेंट विल बी r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा मुझे बोर्ड में लिखने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, हम इसको धीरे धीरे ठीक कर लेंगे। r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो ये कहता है हमारा वेक्टर लॉ। लेकिन आप बताओ कि अगर हम एक करंट के एक वायर को ऐसे 90 डिग्री फोल्ड कर दें, तो क्या उसका वैल्यू बढ़ेगा या चेंज होगा? तो किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उस वायर को मैं मोड़ दूं, तो क्या उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? उतना ही करंट फ्लो होगा ना, क्योंकि करंट जो है वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट 2x, जबकि करंट में कोई भी चेंज नहीं हो। अब चूंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ना तो ये वेक्टर है ना ही ये स्केलर है, ये क्या है? ये है टेंसर। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, बट वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो रही है? चलिए लिखना शुरू करिए, हेडिंग डालिए वेक्टर्स। ठीक है,
हो गया? क्या लिखेंगे वेक्टर में? अ क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, a quantity which has both magnitude and direction and follows vector laws. ठीक है, वेक्टर हो गया। स्केलर लिखते जाओ, डेफिनेशन लिखते जाओ। स्केलर a quantity which has only magnitude but not direction. Has only magnitude but no direction. ठीक है, चल वेक्टर आपको पता चल गया। टेंसर क्या है? Has magnitude and direction but does not obey vector laws. ठीक है, क्वेश्चन वाली बात है यहां तक क्लियर है? चलो दो तीन बेसिक एग्जांपल पूछता हूं आपसे, एकदम छोटे बच्चों वाले, आप बताते जाना यहां पे। लेट्स से मैं कहता हूं मास, वेट, टाइम, स्पीड, फोर्स, बस इतना। बताओ कौन सा वेक्टर कौन सा स्केलर? मास वेक्टर, ऑलराइट, वेट वेक्टर, ओके, टाइम, नहीं पता, ओके, स्पीड वेक्टर, फोर्स वेक्टर, ओके, ठीक है। ये गलत है, ये सही है, ये पता नहीं है, ये गलत है और ये सही है। सारा वेक्टर ही बताया, स्केलर तो एक भी बताया ही नहीं। चलो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मास। मास क्या होता है? हम जितना जितना हमारा वजन होता है उसको मास कहते हैं, ऐसा क्या? नहीं, वो तो वेट होता है, करेक्ट। तो फिर पता तो है आपको, तो फिर मास क्या होता है? अच्छा लेट्स अज्यूम कि मैं पूछूं, लेट्स से कि बताओ अप्रोक्सीमेटली इसका वेट कितना होगा? इतना कम नहीं होता यार। चलो अप्रोक्सीमेटली मेरा वेट कितना होगा? लेट्स से 80 kg, ठीक है? तो क्या 80 kg मेरा वेट है? किलोग्राम, या 80 kg मेरा मास है? मास है। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। आपने पढ़ा होगा जब आप फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसमें लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये सब पढ़ते हैं, तो वहां पे बताया था कि मास का यूनिट किलोग्राम, केजी होता है। आप वेट करके लेते हैं किसी भी सामान को, लेकिन आप उसका मास लेते हैं। जैसे 1 kg लिया आपने, अगर मुझे वेट बोलना हो तो मैं कहूंगा अराउंड माई वेट इज weight is approx
यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए, मैं बोर्ड पे पढ़ाने वाला इंसान हूँ, बट कोई बात नहीं। लेट्स से माई वेट इज अप्रॉक्स 800 न्यूटन। क्यों? बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट, वेट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ग्रेविटी। क्या हो गया? मास टाइम्स ग्रेविटी। ग्रेविटी वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, बट हम अपने यहाँ जनरल के लिए 10 ले रखा है। तो अगर 80 केजी मास है तो कितना वेट है मेरा? 800 न्यूटन। वेट जो होता है वो न्यूटन में होता है। वेट किसके साथ है यहाँ पे देखा जाए? अकम्पनीड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी इज क्या? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटी हमको किधर खींचती है? ग्रेविटी की वजह से हम बैठे हैं कुर्सी पे या आप खड़े हैं यहाँ पे, तो ग्रेविटी हमें किधर खींच रही है? नीचे की तरफ। क्या ग्रेविटी के पास डायरेक्शन है? डायरेक्शन है ग्रेविटी के पास? नीचे ही तो खींच रही है ना। ऐसे टेंशन में लेके नहीं बोलने का, एकदम खुल के बोलना है जो भी, ठीक है? ज्यादा सोचना नहीं है। ग्रेविटी हमको नीचे खींच रही है, ग्रेविटी के पास डायरेक्शन है कि नहीं है? है। तो डायरेक्शन अगर है तो अगर मास टाइम्स ग्रेविटी होगा तो वेट क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। लेकिन मास जो होता है वो किसी बॉडी का मास होता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई बॉडी 1 किलो की है तो वो 1 ही किलो की है। आप कहोगे सर ऊपर से थोड़ी मेजर कर सकते हैं। ऊपर से हम मास नहीं मेजर करते, हम वेट मेजर करते हैं। आप चीनी लेने जाते हो तो वो वेइंग मशीन के ऊपर रखता है तो वो वेट मेजर करता है, फिर वो वेइंग मशीन उसको ग्रेविटी से डिवाइड करके आपको उसका मास बताती है। इट्स अ वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। हमें नहीं पता, हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन होता ऐसा ही है। हमारा जो मास है लेट्स से 80 केजी, तो मेरा मास अर्थ पे जितना है मून पे भी उतना ही है, या फिर किसी भी प्लैनेट पे या फिर वैक्यूम में यूनिवर्स में कहीं पे भी 80 केजी ही है। लेकिन मेरा वेट कितना है? अगर यहाँ पे 800 न्यूटन है तो मून पे डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का बाई 6 होती है। yes or no? तो वेट हैज अ डायरेक्शन बट मास डज नॉट हैव अ डायरेक्शन। ओके, तो नहीं आ रहा है अभी भी? ऊपर जा रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मास जो है ये क्या है? दिस इज अ व्हाट? दिस इज अ स्केलर। वेट इज वेक्टर। टाइम के पास देखो, टाइम को एक्चुअली हम परस्यू कर नहीं सकते। इसके पास एक डायरेक्शन तो है लेकिन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन होती है तो हम लेफ्ट राइट कुछ भी तो मोड़ सकते हैं, उसको समझ तो सकते हैं। टाइम का डायरेक्शन परस्यू करना हमारे लिए मुश्किल है, तो इसीलिए इसको हम इस काउंट में रखेंगे ही नहीं। हम नहीं बताएंगे कि यहाँ पे कि वेक्टर स्केलर है, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बाद में चल के मुझे दिक्कत होगी। ठीक है, कमिंग टू द स्पीड। तो स्पीड जो होता है ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप आजमगढ़ से हो राइट? आजमगढ़ से ही हो? बनारस? बनारस में कहाँ से हो? लक्सा जानते हैं? हाँ, अच्छा ठीक है। अब ये बताओ कि लक्सा से आती हो डेली? डेली नहीं आती होगी तभी आई होगी। तो लक्सा से लंका कितने दूर पड़ता है? समवेयर 2, 4, 10, 5, 6, लेट से 5 किलोमीटर। अच्छा 2, 3, चलो 3 किलोमीटर मान लेते हैं। तो 3 किलोमीटर क्या सीधा सीधा पड़ता है? क्या लक्सा से निकलती है और सीधा लंका पर? नहीं, टर्न होते हैं रास्ते में। तो ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये जो मेजरमेंट है इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। तय की हुई दूरी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। जितना मैं चल रहा हूं ये मैं क्या कवर कर रहा हूं? ये मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक और क्वांटिटी होती है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे अगर मैंने यहां पे ये पॉइंट बना दिया और यहां पे ये पॉइंट बना दिया, तो बताओ शॉर्टेस्ट लाइन क्या हो सकती है? सीधा रास्ता। क्या इससे छोटा कोई रास्ता हो सकता है 2 पॉइंट के बीच का? नहीं हो सकता है ना। तो हम अर्थ पे अगर चल रहे हैं तो 2 पॉइंट्स के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होती है, इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट।
क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के पास अपना एक डायरेक्शन होता है क्योंकि ये सीधा सीधा है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि लंका यहां से 1 किलोमीटर नॉर्थ में है, तो कोई आदमी नॉर्थ में चलेगा 1 किलोमीटर तो वो लंका पहुंच जाएगा। कोई मेरे से पूछे कि भाई लंका किधर है, मैंने बोल दिया 1 किलोमीटर है यहाँ से। 1 किलोमीटर किधर? इधर इधर इधर, कहीं भी तो नहीं जा सकता ना, एक डायरेक्शन में जाएगा तभी लंका पहुंचेगा, राइट। तो जहां पे हमने मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन बोल दिया वो क्या हो गया? वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। और जहां पे हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर बोला वो क्या हो गया? डिस्टेंस। और स्केलर क्वांटिटी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, स्पीड भी क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड के पास अपना डायरेक्शन नहीं होता है। आया या ऊपर से गया? स्पीड के पास अपना डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। वेलोसिटी के पास होता है। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। लेकिन स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड इज व्हाट? स्केलर। अगर हम फोर्स की बात करें तो हमको एक बेसिक फॉर्मूला पता है कि F इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। पढ़ा है? जो हमारा एक्सेलरेशन होता है ये डायरेक्शनल होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? डायरेक्शनल। इसके पास डायरेक्शन होता है। तो अगर एक्सेलरेशन के पास डायरेक्शन है तो किसी वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें एक वेक्टर ही देता है। तो फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कुछ क्लियर हो रहा है। मास स्केलर है, वेट वेक्टर है, टाइम को छोड़ दीजिए, स्पीड हमारा स्केलर है और फोर्स क्या है? वेक्टर है। क्लियर बात हो रही है? तो आज हमने बस इंट्रोडक्शन देखा है, इसके मैथमेटिक्स को हम कल देखेंगे, कहानी क्या क्या चल सकती है, ठीक है। अभी के लिए इतना है, कोई दिक्कत? थैंक यू सो मच। यस प्लीज। हाँ यस एब्सोल्युटली। हाँ, और अगर लंका से वापस लंका गए तो डिस्टेंस डबल होगा, वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो आपने पाथ ट्रेवल किया है ना, आने का भी और जाने का भी, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि एक स्ट्रेट लाइन बना लूं, मैं यहां से यहां, लेट्स से ये 1 किलोमीटर है ए से लेकर के बी के बीच में, तो मैं कह रहा हूं कि मैंने ए से बी तक ट्रेवल किया, फिर बी से ए तक वापस गया, मेरा डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्टेंस हो गया 2 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट 0। बिल्कुल। हमारे फिजिक्स में एक बहुत अच्छा जोक है कि अगर आप उसी हॉस्पिटल में मरते हैं जिस हॉस्पिटल में आप पैदा हुए थे, तो आपकी लाइफ का नेट वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गई तो आपका वर्क डन में क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ तक आपके लिए आज के लिए काफी है, कोई दिक्कत? ठीक, थैंक यू सो मच।